कमला, मैंने सुना है कि वो शर्मा जी की बहू ने अपने सास ससुर को घर से निकाल दिया है। क्या करे जी, आजकल की बहुओं को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो कैसे निकलेगी। अब उस शर्मा जी की बहू को ही लगा लो। सच कहूँ तो आजकल की बहुओं को देखकर तो मुझे बड़ा ही डर लगता है। मैं तो अपने आलोक के लिए गांव की सीधी साधी लड़की लाऊंगी। आजकल लड़कों का भी कुछ भरोसा नहीं। शहर में नौकरी करता है, न जाने कभी किसी शहरी मैडम को ही ब्याह कर ले आए। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए जी, ऐसा सोचकर भी मेरा जी घबरा रहा है। आप जल्द से जल्द उसके लिए गांव की कोई संस्कारी लड़की ढूंढिए। इसमें ढूंढना क्या कमला, भूल गई। आलोक जब 3 साल का था तभी मैंने उसकी शादी दूसरे गांव में रहने वाले अपने दोस्त धर्मराज की बेटी गट्टो से तय कर दी थी। लेकिन जहां तक मुझे याद है बचपन में उसका रंग काला था। अगर कहीं अभी भी वैसी ही हुई तो मेरा मतलब है, अब अगर आलोक इस रिश्ते के लिए नहीं माना तो। अब कोई माने या ना माने, मेरे बेटे की शादी उसी के साथ होगी। मैंने अपने मरे हुए दोस्त को वादा किया है और अब मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता। हस्तिनापुर गांव में रहने वाले राजेश्वर ने अपने बेटे की शादी बचपन में ही तय कर दी थी। उस लड़की का नाम गट्टो था। वो अपनी माँ के साथ सागरपुर गांव में रहती थी। वो दिखने में काली थी। उसकी चोटी टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ खड़ी रहती थी, जबकि आलोक दिखने में गोरा चिट्टा लंबे कद वाला हैंडसम लड़का था, जो कि मुंबई शहर में नौकरी करता था। एक रोज जब आलोक 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर गांव आता है तो उसके पिता उससे गट्टो का जिक्र करते हैं और उसकी शादी गट्टो से करवाने के लिए कहते हैं। नहीं बाबूजी, मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। बचपन में तय किए गए इस रिश्ते को मैं नहीं मानता। मुझे शहरी लड़की से शादी करनी है। गांव की लड़की से शादी करके मुझे अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी। उसके इनकार करते ही राजेश्वर को सदमा लगता है और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। अपने पिता की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए आलोक गट्टो से शादी कर लेता है। एक रोज वो आलोक को शेविंग करते हुए देखती है, जिसे देख उसे लगता है कि ये गोरे होने की क्रीम है और वो सोचती है, ओह तो ये है वो क्रीम जिसको लगाकर आलोक जी इतने गोरे हुए हैं। अब तो मैं भी इसे लगाऊंगी। आधी रात को गट्टो वो क्रीम अपने फेस पर लगाकर सो जाती है। रात को जब आलोक को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए उठता है तो वो डर के मारे चिल्लाता है, भूत भूत। अरे क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रहा है? माँ, अंदर कोई चुड़ैल है। चुड़ैल, मुझे चुड़ैल से बचा लो, मुझे उससे बहुत डर लगता है। तभी गट्टो बाहर आती है। उसे देख सभी चिल्ला पड़ते हैं, अरे माँ, मैं हूँ आपकी बहू गट्टो। गट्टो कभी खाना बनाती तो या तो सब्जी जला देती या तो कभी प्रेस करते हुए आलोक के नए कपड़े जला देती। उसकी हरकतों से आलोक परेशान हो जाता है और कुछ दिनों बाद वो वापस अपनी नौकरी पर चला जाता है। लेकिन शहर पहुंचने के बाद वो एक बार भी गट्टो को फोन नहीं करता और न ही उसकी खबर लेता। गट्टो ने अपनी सास से इतने दिनों में बढ़िया खाना बनाना सीख लिया, साथ ही घर के सभी काम सलीके से सीख लिए। लेकिन वो कुछ दिनों से उदास रहने लगी। उसे उदास देख कमला ने उससे कहा, क्या हुआ गट्टो बहू, आलोक की याद आ रही है क्या? जी माँ जी। तो तू उसके पास शहर क्यों नहीं चली जाती? देख, अभी तुम दोनों की नई नई शादी हुई है। जितना एक दूसरे के साथ समय बिताओगे उतना अच्छा रहेगा और तभी तो मैं भी जल्दी से दादी बन पाऊंगी। क्या माँ जी, आप भी ठीक है, आप कहती हैं तो मैं कुछ दिनों के लिए शहर चली जाती हूँ, लेकिन मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। आप भी मेरे साथ चलिए। अच्छा ठीक है। उधर शहर में आलोक को अपनी ही कंपनी की मैनेजर नैना से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ शादी करके उसके घर में ही रहने लगता है। नैना मॉडर्न, बोल्ड और खूबसूरत शहरी लड़की थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती बिगड़ी हुई लड़की थी। आलोक उसके साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था। गट्टो अपनी सास कमला के साथ बस पकड़कर शहर पहुंच जाती है और वो आलोक के बताए हुए पते पर पहुंचती है, जहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि आलोक अब वहां नहीं रहता। कि तभी आलोक अपनी कार से घर जा रहा होता है और उसकी नजर उन दोनों पर पड़ती है। माँ, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हाँ आलोक, हम सुबह से तेरा घर ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो तूने पता दिया था उन्होंने कहा तू अब वहाँ रहता ही नहीं है। हाँ माँ, अब मैं कहीं और रहता हूँ। आलोक उनको अपने साथ घर ले जाता है, जहाँ नैना हाथ में वाइन का गिलास लिए उससे पूछती है, अरे आलोक, ये इन 2 जोकरों को कहाँ से उठा लाए? सर्कस गए थे क्या? नैना, ये मेरे दोस्त की माँ और बीवी है। काम की तलाश में गाँव से आई है और हमारी मेड भी तो गाँव गई है ना, तो तब तक इन्हें ही काम पर रख लेते हैं। आलोक की बातें सुनकर कमला और गट्टो हैरान रह जाती है। आलोक उन्हें अकेले में जाकर समझाता है, माँ, ये मेरी बीवी है और मैं इसी के घर में रहता हूँ और जब तक आप दोनों यहाँ हो अपना मुंह बंद रखना, नहीं तो अपने बेटे का मरा हुआ मुंह देखोगी। गट्टो और कमला चुपचाप उस घर में रहकर घर का सारा काम करते।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक रोज, हे राम, इतने सारे बर्तन! जब उस बड़ी सी मशीन में कपड़े धुल सकते हैं तो फिर ये बर्तन क्यों नहीं? मैं एक काम करती हूँ, अभी के अभी जाकर वो सारे बर्तन धो देती हूँ। गट्टू वो सारे बर्तन वॉशिंग मशीन में डाल देती है और मशीन में से जोर जोर से धड़ाम धड़ूम की आवाज आने लगती है और फिर एक जोरदार आवाज के साथ वॉशिंग मशीन की मोटर जल जाती है। हे यू इडियट, तुम्हें किसने कहा इसमें बर्तन धोने को? गंवार कहीं की हमारा नुकसान करवा दिया। लेकिन मुंबई शहर में काम वाली आसानी से मिलती नहीं है, जिस वजह से नैना उसे घर से नहीं निकालती। रिसेशन के चलते आलोक की नौकरी चली जाती है और अब वो भी घर पर ही रहता। नैना एक शाम ऑफिस से थकी हारी घर आकर सोफे पर बैठ जाती है और फिर आलोक को बुलाकर उससे कहती है, आलोक डार्लिंग, मेरे जूते उतार दो प्लीज। वहाँ खड़ी कमला और गट्टू सब देख रही होती है। आलोक हिचकिचाते हुए उसके जूते उतारता है, तभी वो चिल्लाकर कहती है, सॉक्स क्या तुम्हारा बाप आकर उतारेगा? बेचारा आलोक शर्मिंदा होकर वो सब कर देता है। जहाँ नैना हर वक्त आलोक का तिरस्कार करती तो वहीं गट्टू आलोक का खूब ख्याल रखती। धीरे धीरे आलोक के मन में नैना के लिए नफरत और गट्टू के लिए प्यार जागने लगा। एक दिन कमला ने गट्टू से कहा, बहू, अगर हमें अपने पति को अपनी ओर आकर्षित करना हो तो घर के काम के साथ साथ खुद पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर कमला गट्टू को पास के पार्लर में ले जाती है, जहां वो उसका मेकओवर करवाती है और उसकी टेढ़ी चोटी अब लंबे खुले चमकदार बन गए थे। अब वो काफी सुंदर दिखने लगी। आलोक ने जब उसे ऐसे देखा तो वो उसे देखते ही रह गया। अगले दिन करवा चौथ होता है। गट्टू आलोक के लिए व्रत रखती है, जबकि नैना ने व्रत नहीं लिया होता। ये व्रत का ढोंग किस लिए गट्टू, और वो भी उस आदमी के लिए जो तुम्हें छोड़कर भाग गया? अरे मैं तो कहती हूँ ऐसे आदमी को बीच चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए। नहीं नहीं मेम साहब, ऐसा मत कहिए। वो बुरे हैं, भले हैं, जैसे भी हैं, मेरे पति हैं। बुरा है, भला है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। हो मेरा पति मेरा देवता है। शाम को कमला गट्टू से कहती है, बहू देख तो चांद निकल आया है, अब व्रत तोड़कर कुछ खा ले बहू। नहीं माँ जी, जब तक वो मुझे अपने हाथों से पानी नहीं पिलाएंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी। आलोक ने गट्टू को जैसे ही अपने हाथों से पानी पिलाया तो उसे नैना ने ऐसा करते देख लिया। आलोक, क्या है ये सब? अच्छा, अब मैं समझी। मैं सारा दिन ऑफिस में रहती हूँ और तुम सारा दिन घर पर पड़े रहते हो, तभी इस चुड़ैल ने तुम्हें अपने झांसे में फंसा लिया होगा। और तुम्हें भी घर बैठी रखेल मिल रही है तो इसमें बुराई क्या है? मेरे ही टुकड़ों पर पलकर मेरे ही घर में रहकर मुझे ही धोखा दे रहे हो अपनी इस रखेल के साथ मिलकर। अपनी बकवास बंद करो। बीवी है वो मेरी पहली पत्नी। मेरी ही भूल थी जो मैंने तुमसे सच छुपाया। लेकिन अच्छा ही है जो सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई। मैं गट्टू से प्यार करता हूँ और मुझे गर्व है कि ये मेरी बीवी है। यू इडियट, निकल जाओ अभी के अभी मेरे घर से। डिवोर्स के पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे। अरे तुम क्या मुझे तलाक दोगी? मैं ही तुम्हें छोड़ रहा हूँ। इसके बाद आलोक गट्टू और अपनी माँ के साथ घर से निकल जाता है। लेकिन अब उनके पास ना तो रहने का ठिकाना होता है ना ही कोई काम। आलोक जी, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम खाने का एक ठेला लगाएं। मुंबई शहर में ज्यादातर नौकरी पेशा लोग अपने परिवार से दूर रहते हैं और वो सभी बाहर का खाना खाकर बोर हो जाते हैं। तो अगर हम अपने ठेले पर घर का बना खाना बनाकर बेचेंगे तो वो सबको बहुत पसंद आएगा। गट्टू का आइडिया काम कर जाता है। वो अपने ठेले पर राजमा चावल, कढ़ी चावल और दाल रोटी सब्जी बनाकर बेचने लगती है, जिससे उसे खूब मुनाफा होता है। और कुछ ही दिनों में वो और आलोक मिलकर खुद का एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। साथ ही शहर में अपना एक घर भी ले लेते हैं। आलोक नैना को तलाक देकर खुशी खुशी गट्टू और कमला के साथ रहने लगता है। मम्मी, ये कुकर तो बहुत बढ़िया है। इसमें पुलाव कितना खिला खिला बनाया है महिमा भाभी ने। माँ, मुझे भी ऐसा ही कुकर लेना है। इस दिवाली आप मुझे उपहार में ऐसा ही कुकर देना। हाँ हाँ, ले लेना। तो महिमा के साथ आज शाम को ही जाकर ऐसा कुकर ले आना। माँ, एक काम करो, भाभी का कुकर तो 5 लीटर का है ना, आप मेरे लिए 8 लीटर वाला मंगा देना। सपना बेटा, तुम्हारे दहेज में हमने 3 लीटर, 5 लीटर और 8 लीटर के कुकर दिए तो थे। अभी तो वो नए होंगे। अरे तो क्या हो गया, और एक खरीद भी देंगे तो। हमारी इकलौती बेटी है। सपना का स्वभाव लालची था, अपने पास चीज होते हुए भी मन ना भरने वाली बात। इसीलिए वो जब देखो मायके आकर कोई ना कोई डिमांड कर ही देती थी। पर महिमा का स्वभाव बहुत ही मिलनसार था। वो बात को संभालना जानती थी। रहने दो माँ, कोई जरूरत नहीं है। पापा तो सोचते हैं मैं लालची हूँ, पर मुझे किसी चीज का कोई लालच नहीं है। मैं तो अपना घर समझकर चीजें मांग लेती हूँ, वरना मेरे ससुराल में भी कोई कमी नहीं है।
सपना दीदी, मुझे मम्मी ने 2 कुकर दिए थे, 8 लीटर वाला मैंने यूज नहीं किया, वो आप ले लो। हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है भाभी, अगर आप इतना कह रही हो तो मैं वही कुकर ले जाती हूँ। इस तरह कई बार सपना कुछ न कुछ मांगती रहती थी। ऐसे ही एक दिन, क्या मैं नानी बनने वाली हूँ? तू सच कह रही है? हाँ माँ, कल ही डॉक्टर को दिखाया था, मैं प्रेग्नेंट हूँ। चल अच्छा, तेरी सास तो बहुत खुश होगी। हाँ माँ, वो तो मेरी गोद भराई का फंक्शन भी कह रही है, बहुत धूमधाम से करेंगी। माँ अभी से तैयारी शुरू कर दो, फिर गोद भराई के फंक्शन में क्या क्या दोगी तुम मुझे? देख लो, यहाँ सारी बिरादरी है। अरे तू चिंता मत कर, मैं तेरे पापा और विकास के साथ बैठकर सारी लिस्ट बना लूंगी। सपना की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर घर में सब बहुत खुश थे, पर सपना का लालच यहाँ भी रुकने वाला नहीं था। एक दिन जब वो अपने मायके गई, क्या हुआ सपना, तू परेशान क्यों है? तू तो आज डॉक्टर के पास जा रही थी ना? जाना तो था मम्मी, पर गाड़ी में तो टाइम लगता है, और वैसे भी डॉक्टर का क्लिनिक गलियों में जाकर है, तो गाड़ी अंदर नहीं जा सकती थी। बाइक ले जाने लगे तो बाइक खराब हो गई। मुकेश की बाइक बहुत पुरानी हो गई है और हाथ में इतने पैसे नहीं है कि मुकेश नई बाइक ले सके। और आपको पता ही है, वैसे भी अभी बच्चा होगा तो बहुत खर्चे होंगे। रिक्शे पर जाने से सासू माँ ने मना कर दिया कि गड्ढों में मुझे ठोकर लगेगी, इसीलिए आज की अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी। अब मैं पापा से तो कह नहीं सकती कि इनके लिए नई बाइक ले लो, पर तुम्हें तो कह सकती हूँ। तुम एक बार पापा से बात करके देखो ना, अगर वो मुकेश को एक नई बाइक खरीद कर दे दें। अरे कैसे नहीं खरीद कर देंगे, अब अपनी बेटी को परेशानी की हालत में थोड़ी देख सकते हैं। तू चिंता मत कर, मैं तेरे पापा को बोल दूंगी। सपना अपनी गोद भराई के फंक्शन को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो रही थी। वो बार बार कोई ना कोई डिमांड करने के लिए अपनी माँ को फोन मिला देती थी। माँ, फंक्शन में तुम सब टाइम पर पहुंच जाना। पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनो तो, ऐसे ही आज मैं जब सासू माँ के साथ बैठी थी, मुझे तो लगता है सासू माँ कहीं ना कहीं मुझे ही सुना रही थी कि उन्होंने ननद जी की गोद भराई फंक्शन में सोने का सेट चढ़ाया था। एक काम करो ना, विकास भैया के साथ जाकर किसी सुनार की दुकान से अच्छा सा सोने का सेट अगर मिल जाए तो। विकास आ जाए शाम को दुकान से, फिर उससे बात करती हूँ। सपना ने अपनी गोद भराई के फंक्शन में सोने का सेट, बाइक और ना जाने क्या क्या डिमांड रख दी थी। बेटी थी तो मना करते भी नहीं बनता था। पर एक सुबह जब विकास सोकर उठा, जी शर्मा अंकल, नमस्ते। क्या हुआ विकास बेटा, तुम परेशान क्यों हो गए? पापा, शर्मा अंकल का फोन आया है, हमारी दुकान का शटर खुला हुआ है, हमारी दुकान में चोरी हुई है। सब लोग दुकान पर पहुंचते हैं। गले में से रुपए गायब है पापा। बाकी किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाया गया है। ये काम जरूर किसी दुकान के नौकर का ही है, जो इस बारे में जानता था कि गले में रुपए रखे हुए हैं। दुकान पर आज सारे नौकर आए हैं, पर चंदू गायब है। कल रात को ही उसने फोन किया था कि वो अपने गांव जा रहा है। इसका मतलब उसने रात को चोरी की और सुबह यहाँ से भाग गया। पापा, अगर आप कहो तो पुलिस को एक बार खबर कर देते हैं। नहीं बेटा, पुलिस को खबर मत कर, इस बात को यहीं दबा दे। वैसे भी सपना की डिलीवरी का पूरा टाइम चल रहा है, उनके घर में फंक्शन है, और अगर हमारे घर में इस तरह से चोरी के बारे में उन्हें पता चलेगा तो उनके रंग में भंग डल जाएगा। अच्छा नहीं लगता। अब जो नुकसान होना था हो गया, आगे से ध्यान रखना। अब क्या करेंगे? तुमने जो बाइक और बाकी सामान बोला था, हमने सोचा था उन्हीं रुपयों से सब कुछ हो जाना था, पर अब हाथ पैर कहाँ मारे, किसके आगे जाकर रोएं? तुम सपना को कुछ बताने के लिए भी मना कर रही हो। पापा, घर चलते हैं, फिर बात करते हैं। सब लोग घर पहुंचते हैं। महिमा सारी परेशानी देख रही थी। वो अपने सास ससुर के पास गई और एक बॉक्स उनके हाथ में देने लगी। महिमा बेटी, ये क्या है? पापा जी, ये मेरी शादी के जेवर हैं। अभी आप इन्हें बेचकर सपना दीदी की गोद भराई के लिए सामान ला सकते हो, और वैसे भी मैं इतने भारी जेवर नहीं पहनती हूँ। अगर कुछ चाहिए होगा मुझे तो मैं बाद में ले लूंगी। अभी हमें ननद जी की गोद भराई फंक्शन के लिए जरूरत है, प्लीज आप मना मत कीजिएगा। महिमा की बात सुनकर उसके सास ससुर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर उन्हें पता नहीं था कि दरवाजे पर उनका दामाद यानी सपना का पति ये सब बातें सुन चुका है। वो वहीं से वापस लौट जाता है और जाकर सपना को सारी बात बताता है। माँ, पापा, भैया, भाभी मेरे लिए इतना सोचते हैं, और मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि उन्हें मेरे कारण कितनी परेशानी होती होगी। आज उनकी दुकान में चोरी हो गई, फिर भी मेरे बारे में ही सोच रहे हैं। मैं तो उनकी बेटी हूँ, मुझे समझना चाहिए था। मैं कितना लालच कर रही थी। मैं सचमुच कितनी लालची हूँ ना मुकेश। तुमने आज ये सच्चाई बताकर मेरे हाथों से कितनी बड़ी गलती होने से रुकवा दी। मेरे कारण महिमा भाभी के जेवर चले जाते। अपनों का तो आशीर्वाद ही कीमती गहनों और चीजों के समान होता है। सपना बहू, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी भाभी के गहने नहीं बिकेंगे। हम भी एक बेटी के माता पिता हैं, हम जानते हैं बेटी के लिए फर्ज निभाना क्या होता है। तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो, इसलिए तुम्हारी परेशानी हमारी परेशानी है। सपना, माँ पापा से फोन पर बात कर लो।
सपना अपने माँ और पापा दोनों से फोन पर बात करती है। उसके बाद सब लोग गोद भराई के फंक्शन में पहुंचते हैं। महिमा भाभी, आप बहुत अच्छी हो। आप एक बहू होकर भी मेरे माँ पापा के लिए बेटी समान हो, और मैं एक बेटी होकर भी अपने माता पिता को नहीं समझ पाई। आई एम सॉरी भाभी। माँ पापा भैया, आप सब मेरे कारण कितना परेशान हुए। सपना, तू इतना मत सोच, अभी तो इस हालत में नहीं है। चल बैठ, मैं तेरी नजर उतारती हूँ मेरी बच्ची। सब लोग धूमधाम से सपना की गोद भराई का फंक्शन अटेंड करते हैं। सपना के चेहरे पर खुशी देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। Thanks for watching.